हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। और हमारे पास जितनी भी एमओटी थ्योरी से क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी सीबीटी एग्जाम में हमारे पास आए हुए नेक्स्ट के। एंड सबसे अच्छी बात इस लेक्चर की ये है कि इसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ एट द एंड ऑफ द एमओटी थ्योरी। ठीक है। 1 घंटे का हमारे पास ये लेक्चर रहेगा एमओटी का। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है। और ये वाला लेक्चर को थोड़ा पेशेंसली देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमओडी थ्योरी के सबसे पहले कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इनको इनको समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। ये बेसिक पॉइंट्स है, इनको देखना जरूरी है। तो कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्म होती है, ठीक है, तो किससे फॉर्म होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है। ठीक है। बट एक चीज समझना, हर ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हो सकती। उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और ये प्रॉपर सिमेट्री में कंबाइन होनी चाहिए। ठीक है। कंपेरेबल एनर्जी का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ हाइड्रोजन है, कोई हीलियम एटम कंबाइन होने जा रहे हैं। ठीक है। तो इनकी 1s ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कंपेयर करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल की एनर्जी हाइड्रोजन की क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम से। ठीक है। ये एनर्जी का मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ है एनर्जी लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल हमें क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है 1s ऑफ द हीलियम। ऐसा क्यों है? चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। जेड इफेक्टिव की बात करते हैं। जेड इफेक्टिव हीलियम का क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या हमारे पास? कम है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाती है हमारे पास? न्यूक्लियस के थोड़ा सा नजदीक आ जाती है। ठीक है। तो जेड इफेक्टिव के कारण 1s ऑर्बिटल क्या आ जाएगी? हीलियम की पास रहेगी। ठीक है। फ्लोरीन की और भी ज्यादा नजदीक रहेगी। ठीक है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वैसे वैसे ऑर्बिटल्स क्या होती है? नजदीक आती जाती है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर ली मैंने दोनों की, राइट। अब हमारे पास देखो, इनके बीच में कंपेरेबल एनर्जी का गैप है क्या? अगर इनका कंपेरेबल एनर्जी का गैप है तभी ये क्या होंगे? कंबाइन हो पाएंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगी इस तरीके से। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बीएमओ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि हमारे पास एबीएमओ देखने को मिलेगी। ठीक है। बात करते हैं प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है। तो समझना, हमारे पास प्रॉपर सिमेट्री का मतलब होता है ओवरलैपिंग से। ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे समझना, हमारे पास 3 तरह की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हमारे पास होती है जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कि हमारे पास कोई साइवन फंक्शन है। ठीक है। और हमारे पास कोई साई टू फंक्शन है कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है। ठीक है। एमओ। ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल में से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव लोब है ये। ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव लोब से कंबाइन किया तो ये क्या बनाएंगे? एक हमारे पॉजिटिव लोब बना देंगे बड़ी वाली। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखने को मिला है इस तरीके से। ठीक है। 1s 1s। तो ये हमारे पास क्या जाएंगे? सिग्मा 1s ऑर्बिटल बनती है इस तरीके से। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? साई। ठीक है। एबीएमओ बोल देते हैं यहाँ पे। इस क्या होगा? साई 1 माइनस साई 2 होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो हमें यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देखने को मिलता है। ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई फाई है। ठीक है। माइनस, इन दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने क्या किया? एक दूसरे को सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे? एक चीज समझना, ये क्या एक तरह का वेव फंक्शन ही तो है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन ऊपर की तरफ था वो हमारे पास क्या हो चुका है? नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है। तो जब ये लोग कंबाइन करेंगे तो इसका हमें क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके से देखने को मिलता है नोड फॉर्मेशन। ठीक है। इस तरीके से यहाँ बीच में क्या आएगा? हमारे पास नोडल प्लेन आएगा इसका। वो भी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है। बात करते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ये काफी अच्छा केस है। ठीक है। इसको थोड़ा समझना। ये हमारे पास जेड एक्सिस के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। जहां पे हमारे पास क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है। पीजेड पीजेड का मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पी वाई ऑर्बिटल्स है। ठीक है। पी वाई ऑर्बिटल है और एक हमारे पास यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल मान लेते हैं। ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर होंगे इस एक्सिस के, राइट। तो क्या ये दोनों कभी भी हमारे पास कोई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि जब भी कंबाइन होंगे कुछ इस तरीके से कंबाइन हो रही होंगी। ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमें क्या देखने को मिलेगा? कोई भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है।
तो यहाँ पे कोई भी हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ नो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इसका नेक एक और एग्जांपल देखते हैं जो सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक है। क्या है, हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एक हमारे पास पी ऑर्बिटल मान लेते पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक हिस्सा पॉजिटिव के साथ जाएगा, एक हिस्सा नेगेटिव के साथ जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो इस चीज को थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी होंगे, राइट। तो तो वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उन सभी न्यूक्लियस से क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास H2 है, यहाँ पे CH4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, दोनों एक एक हाइड्रोजन के होंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने न्यूक्लियस होंगे, 5 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो कार्बन के होंगे, चार हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, सेम एटम के, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमो न्यूक्लियर, ठीक है, कॉमन न्यूक्लियर। यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस भी हैं, एक कार्बन का है, चार हाइड्रोजन के, तो यानी कि इसको बोलते हैं हेट्रो न्यूक्लियर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, डायटोमिक है। और ये हमारे पास क्या है, पेंटा एटॉमिक है, राइट। एक चीज समझना, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, इस केस के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियस से क्या हो रहा होगा, अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। दो न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए CH4 की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो CH4 में हमारे पास क्या होंगे, 5 न्यूक्लियस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो यानी कि इन्फ्लुएंस हो रहा होगा किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ठीक है। जितनी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है, उतनी हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि समझना, हमारे वन एस ऑर्बिटल है, इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी होगी, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी, राइट, वन एस एंड वन एस, ठीक है। तो ये हमारे पास कंबाइन होकर क्या बना रही होगी, एक एबीएमओ बना रही होगी, एक हमारे पास बीएमओ बना रही होगी, राइट। यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक हमारे पास क्या बना रही होगी, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इससे हमारे पास क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी, एक तो एबीएमओ बनी, एक बीएमओ बनी, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देखने को मिलती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि काफी इजी पॉइंट है। जैसे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, हुन्स रूल को फॉलो करती है, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ठीक है। और हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है, राइट, यानी हब को फॉलो करती आ रही है। सिमिलर तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तीनों लॉस को फॉलो करती है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि अब हम लोग बढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वन एस ऑर्बिटल है, ये कोई भी एस ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो कंबाइन होके क्या क्या बना सकती है वो, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो जब दोनों के दोनों कंबाइन होंगे, राइट, तो क्या बनाएंगे, हमारे पास इस तरीके से एक बड़ी लॉब बना लेंगे जो कि पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जब दोनों के दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन हटा देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब दोनों पॉजिटिव के साथ जुड़े तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिला, जब दोनों नेगेटिव के साथ जुड़े तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिला, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, नोड का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड।
बात करते हैं, हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होगा तो क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। बट पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमें एक नोड देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नोडल प्लेन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो नोडल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे भी एक हमें नोडल प्लेन देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इस केस के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है? जो पॉजिटिव पॉजिटिव लोब होगी वो कंबाइन हो जाएगी, और इस तरीके से नेगेटिव लोब हमारे पास रहने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म किया जा सकता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास मान लीजिए कुछ पी ऑर्बिटल्स है हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, जब हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव साई वन मान लेते हैं, ये नेगेटिव है साई बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो दोनों ऑर्बिटल्स में जैसे बना रहा हूं, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए प्लस साई बी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहा होगा। तो यानी कि हमारे पास जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव को मिलेंगे तो यानी कि नेगेटिव केस में बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, इधर की तरफ एक पॉजिटिव है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलने वाला है? एक नोडल प्लेन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं जब हम लोग दोनों साई फंक्शंस को कंबाइन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है? जीरो नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इन पी एक्स, ये मान लेते पी जेड ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है, एंड हमारे पास जेड क्या है? एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए देख, तो पाई बॉन्ड की बात करते हैं। हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जेड एक्सिस है, तो हम लोग पी एक्स और पी एक्स को जब मिलाएंगे तो यानी कि दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यानी साई ए माइनस साई बी का हम लोगों को क्या बनाना है? प्लॉट करना है, राइट। तो इनकी पॉजिटिव होगा एक ऊपर की तरफ, ये जेड एक्सिस है, एक पॉजिटिव उधर की तरफ है, पर एक हमारे पास देखो माइनस का साई भी था, तो मतलब ये हमारे पास जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो उल्टी हो जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास दो नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, एक नोडल प्लेन ये रहा और एक हमारे पास नोडल प्लेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो साई ए साई बी होगा इसका, राइट। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, राइट, तो इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नोडल प्लेन देखने को मिलता है। बात करते हैं जब पी वाई कंबाइन हो रहे होंगे। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जेड एक्सिस ही है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग में पी इधर होगा पॉजिटिव, एक हमारे पास नेगेटिव इधर आएगा। ठीक है, एक नेगेटिव इधर, एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी एक नोडल प्लेन हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एक नोडल प्लेन हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो कितना जाएंगे नोडल प्लेन? दो नोडल प्लेन हो जाएंगे इसके इसके अंदर। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करूं, कितना हो जाएगा हमारे पास? जेड एक्सिस ही है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, इस तरीके से। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है? वन नोडल प्लेन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास उठता है नोडल प्लेन से, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे पता करते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे जीरेड अनजीरेड से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो जीरेड एंड अनजीरेड से क्वेश्चन आता है। तो समझते हैं जीरेड अनजीरेड होता क्या है। तो जो जीरेड वर्ड है इसका मतलब होता है हमारे पास इवन, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है,
जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है इवन। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करता है। ये हमारे पास सेंटर मान लीजिए, इसके इधर की तरफ गया मैं, तो इसके अपोजिट तरफ भी मुझे वही दिखना चाहिए, जब जाके वो जीरेड कहलाएगा। अदरवाइज क्या कहलाएगा, वो अनजीरेड कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अनजीरेड। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इधर गया दोनों तरफ नेगेटिव है, इधर की तरफ गया पॉजिटिव है, इधर की तरफ गया पॉजिटिव है, ऊपर गया कुछ नहीं, नीचे गया कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास हर दिशा में क्या आ रही है, एक सिमेट्री आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक तरीके की जीरेड है, जीरेड ऑर्बिटल कहलाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं, ऊपर गया पॉजिटिव है, नीचे गया नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये अनजीरेड है। ठीक है, यहाँ पे बात करूं, इधर की तरफ गया पॉजिटिव, इधर की तरफ गया पॉजिटिव है, इधर की तरफ गया नेगेटिव है, इधर की तरफ गया नेगेटिव है, तो यानी कि क्या है, अपोजिट है। राइट, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, ये क्या सेम है, देखो पॉजिटिव है, इधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ है नेगेटिव, इधर की तरफ क्या है नेगेटिव, तो यानी क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या पॉजिटिव, नीचे क्या नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, जीरेड अनजीरेड। बात करते हैं अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर पूछा जाए जीरेड अनजीरेड कैसे चेक करेंगे। एस ऑर्बिटल मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर गया पॉजिटिव है, नीचे गया पॉजिटिव, इधर गया पॉजिटिव, इधर गया पॉजिटिव है, तो क्या जीरेड है, बिल्कुल है। पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, इधर गया पॉजिटिव, इधर गया नेगेटिव है, क्या आ जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास dxy की बात करें यहाँ पे, तो dxy कैसे दिखती है, इस तरह से दिखेगी। राइट, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि जब आप लोग दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव रखते थे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू एक्स वाई की। राइट, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था, एक्स वाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखोगे तो आप लोग एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लो वाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, माइनस का एक्स होता है, प्लस का वाई होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव लो वाई। इस तरीके से हमारे पास देखिए चारों रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ये चीज जीरेड देखने को मिलेगी, क्योंकि सिमेट्री है इसके अंदर भी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे पता करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है, किसके हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग एक डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू में आया हुआ है। फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जहां पे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए साई ए और साई बी हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास साई मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल फॉर्म होगी, ठीक है, यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो फॉर्म हो सकती है, एक बॉन्डिंग होगी, एक एंटी बॉन्डिंग होगी। राइट, तो साई ए प्लस प्लस माइनस साई बी की तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है। तो हम लोग उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बना सकते हैं, हम लोग क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, अगर हमारे पास उसका क्या पता है, वेव फंक्शन पता है तो। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, साई ए साई बी वेव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जहां पे हमें पता है कि अगर हमें साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनानी है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, साई ए माइनस साई बी करेंगे। और अगर हमें साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो क्या करेंगे, वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस वेव फंक्शन ऑफ बी कर देंगे। राइट, और भी चीज यहाँ से पूछी जा सकती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा समझना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है कि मान लीजिए साई ए प्लस साई बी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 साई ए साई बी हो जाएगा, राइट। अगर मैं मान लीजिए साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, राइट। ऐसे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या थी पहले, हम लोग डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, साई ए का स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। ये तो हमारे पास किसकी थी, एटॉमिक ऑर्बिटल की थी। बट हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, ठीक है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहाँ पे एक चीज समझना, क्या यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है, ठीक है, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बी से क्या ज्यादा रहने वाली है, ये हमेशा, बिल्कुल। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, वो उसकी इंडिविजुअल जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है ना, ए और बी का, उससे हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट एंटी बॉन्डिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -2 साई ए साई बी भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, बट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो उसकी इंडिविजुअल हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, उससे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे भी आप लोग कंपेरिजन से भी बता सकते हो कि इससे ज्यादा है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अब, हाँ, एसपी मिक्सिंग की। बात करते हैं यहाँ पे एसपी मिक्सिंग की, ठीक है। देखो, एसपी मिक्सिंग किसके कारण होती है, जेड इफेक्टिव के कारण होती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास पता है, देखो ये एस ऑर्बिटल है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। एस और पी ऑर्बिटल के बीच में क्या गैप यहाँ पे कम है, तो बोल सकता हूँ एस एंड पी ऑर्बिटल के बीच में क्या है, जो गैप है वो क्या कम है। इसका मतलब डेल्टा ई क्या है, दोनों के बीच में कम है। तो यानी कि हमारे पास एस और पी की मिक्सिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में क्या गैप काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एसपी मिक्सिंग देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास, देखो ना, जैसे जैसे मैं जेड इफेक्टिव को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स है, जो सिग्मा वाली ऑर्बिटल्स होती है हमारे पास, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक चली जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स क्या है, न्यूक्लियस के काफी ज्यादा नजदीक चली जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप देखना यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स का यहाँ पे कुछ रहेगा, और एस ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप क्या था, हमारे पास कम है, और यहाँ पे अब आप गैप देखो, यहाँ पे गैप क्या है, काफी ज्यादा है। तो यानी कि एसपी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रही होगी। तो एसपी मिक्सिंग हमें कहाँ तक देखने को मिलती है, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है, लेस देन 8 रहता है। यानी कि हमारे पास, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 16 से कम होनी चाहिए। यानी हमारे पास 14 चलेगा, 12 चलेगा, ठीक है, 13 चलेगा, 11 चलेगा, ये सब चलेंगे, ठीक है। जब हमारे पास z ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा है, ठीक है, होमो न्यूक्लियर के केस में, ठीक है, दोनों एटम सेम है, ठीक है, डाई एटॉमिक भी है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होनी चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 अगर है, ठीक है, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, इससे ज्यादा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एसपी मिक्सिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो Z लेस देन 8 हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एटम हो, ठीक है। और जब हमारे पास मान लीजिए हिट्रो एटम आ गया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट से चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16 से कम होने चाहिए, यानी कि 15 हो, 14 हो, 13 हो, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, एसपी मिक्सिंग को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16 से ज्यादा है, तो हम लोग एसपी मिक्सिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एसपी मिक्सिंग किसके कारण होती है, जेड इफेक्टिव की कारण हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो जैसा ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जो सिग्मा 2 p z हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, सिग्मा 2 p z ऑर्बिटल्स थी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, पाई, ठीक है, 2 p x, और यहाँ पे हमारे पास था पाई 2 p y, ठीक है। कब थी ये हमारे पास, जब जेड एक्सिस हमारे पास क्या थी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज सीखने को मिली कि जब हमारे पास एसपी मिक्सिंग होती है ना, तो हमारे पास क्या होती है, जो पाई ऑर्बिटल्स रहती है वो क्या रहती है, नीचे रहती है, ठीक है। एसपी मिक्सिंग के अंदर जो हमारे पास पाई 2 p x इक्वल्स टू पाई 2 p y की एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, किसके कंपैरिजन में, सिग्मा 2 p z के कंपैरिजन में, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जब हमारे पास एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है, नो एसपी मिक्सिंग, तब हमें क्या देखने को मिला, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के 16 के बराबर हैं, 16 से ज्यादा हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाती है, 2 p z की एनर्जी क्या हो जाती है, सिग्मा 2 p z की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, किससे, हमारे पास पाई 2 p x से, ठीक है, पाई 2 p y से। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के, फिर कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से स्टेबल नहीं होते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनबी क्या बताएगा हम लोग को यहाँ पे, कि हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ, और एन बी क्या, एन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन ए एन बी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या क्या होगी, सबसे पहले सिग्मा 1s ऑर्बिटल रहेगी, फिर सिग्मा स्टार 1s रहेगी, राइट। फिर हमारे पास क्या रहेगी, सिग्मा 2s रहेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s रहेगा, राइट। तो यानी सबसे पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इतने में काम चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहाँ फिल करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 4 ही, मतलब सॉरी 3 ही रूल है, हुन्स रूल, अफबो रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम लोग यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यानी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इसका 1 निकल के आ गया। जैसे कि हमें पता भी है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बना होता है, एक ही बॉन्ड बना होता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक ही रहेगा, राइट। बात करते हैं यहाँ पे He2, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि एक
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम्स के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। सिमिलर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने, राइट। ये और ये भर गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। अगर आपको कभी भी 0 या फिर नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर दिखता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो कभी फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। अब एक चीज समझना, पॉजिटिव में भी हमारे पास एक का बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए हमारे पास निकल के आया 3, एक का निकल के आया 2, एक का निकल के आया 1, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। टी का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी 2 से, फिर 1 से, ठीक है। तो हमारे पास ये भी बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, राइट, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत लेस होती है, ठीक है। बात करते हैं सी बॉन्ड सी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 3 का सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा 2 से, फिर 1 से, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की। बात करते हैं यहाँ पे बी टू की, ठीक है। बी टू हमारे पास क्या है, इसका चले डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालते, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते थे। अब बात करते हैं हम लोग कि बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पी ऑर्बिटल्स आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पी, ठीक है, 2p x, ठीक है, पाई 2p y, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सिग्मा 2p z की, ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज समझना, यहाँ पे मैंने देखा z हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम काफी अच्छी तरीके से बता रहा है कि आई वॉन्ट पाई फर्स्ट, ठीक है। ये पाई एक तरह का फूड है, मतलब एक तरह का फूड मान लीजिए इस बच्ची के लिए। तो वो बोल रहा है कि आई वांट पाई फर्स्ट, मतलब हमारे पास अगर कोई भी किड रहता है जो कि 8 साल से कम है, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है उससे, जेड, मतलब हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर 8 साल से कम है, तो पाई को पहले प्रिफर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पाई को पहले बनाया है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने सिग्मा 2p जेड को बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया है, मतलब इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बना दिया, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 8 से कम है इस केस के अंदर। तो अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, तो 2 यहाँ भर गए, 2 यहाँ भर गए, ठीक है। 8 भर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 9 एंड 10, ठीक है, क्योंकि हमें हुंसुल के हिसाब से बनना है। तो सबसे पहले एक एक सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर डीजनरेट ऑर्बिटल से, तो ठीक है, सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल से, तो हमें एक एक दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन से 2, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 4 × 2 √8 बोर मैग्नेटॉन। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये जो स्पीसीज है, ठीक है, हमें B2 जो गिवन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ ऑफ, देखो यहाँ पे देखो 2 ये है, 2 ये है, और हमारे पास ये है 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 4 to 6, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं हमारे पास, 2, 2 ये है, 2 ये है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, ठीक है।
तो 2/2 यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की, N2 की। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास Z क्या है, 8 से कम है, तो यानी कि ये क्या करेगा, पाई को पहले प्रेफर करेगा, पाई प्रेफर, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो यही कह रही है। बात करते हैं फिर यहाँ पे सिग्मा 1s बनेगा, फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s बनेगा, फिर हमारे पास क्या बनेंगे, पाई पहले प्रीफर किया है तो पाई बनेगा, राइट। पाई 2p x बनेगा, और पाई 2p y बनेगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 2p z आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे आप लोग एनर्जी का ऑर्डर भी लिख सकते हो, आपसे कभी एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा 1 इसकी एनर्जी रहेगी, फिर सबसे अ, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर हमारे पास इसके बाद रहेगी एनर्जी किसकी, पाई की बराबर रहेगी 2p y इक्वल्स टू 2p z। ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा रहने वाली है हमारे पास सिग्मा 2p z की। इस तरीके से आप लोग एनर्जी का ऑर्डर भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्पिलिंग की यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, पहली चीज तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे चेक करते हैं, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। बॉन्डिंग में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने सर्कल किए हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 6 तो यहाँ से है, और 4 यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 ना देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 - 4। ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना आ जाएंगे, यानी 4 माइनस हो जाएंगे। तो 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या पता है, N2 के अंदर जो N ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां से भी कंफर्म हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, उसका 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी सही आंसर आ रहे हैं, यानी कि ये सही थ्योरी है बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं O2 की। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस है ऑक्सीजन के। ठीक है, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 माइनस। तो एक चीज समझना है यहाँ पे कि Z हमारे पास 8 के इक्वल हो चुका है। पहले हमारे पास क्या था, Z 8 से कम होता तो हम लोग क्या बोलते थे, पाई पहले प्रीफर किया जाता। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या है, Z 8 से बड़ा या इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 2p z को सबसे पहले प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो हम लोग पहले डायग्राम बना रहे थे, जस्ट उसमें एक स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस आ जाएंगे। चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम फटाफट से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए। ठीक है, तीनों चारों केसेस के अंदर। चलिए इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नामकरण नहीं कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2p z। ठीक है, पाई 2px, और कितना आ जाएगा, पाई 2p y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई स्टार 2p y। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई स्टार 2px, और यहाँ पे कितना चला जाएगा, पाई स्टार 2pz चला जाएगा, सॉरी सिग्मा स्टार 2pz। तो हमारे पास ये डायग्राम रहने वाला है चारों केसेस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग चारों का डायग्राम बना दिए कॉपी करके। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
ठीक है। पैरामैग्नेटिक है तो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका कितना आ रहा है यहाँ पे, हाफ ऑफ, ठीक है। पहले हमारे पास यहां तक का बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकाला था, उससे तो काम चलेगा नहीं, तो सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये रही। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, 4 और ये 6, कितने हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। माइनस कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, 6 आ गए, राइट। तो यानी कि हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। तो जैसे हमें पता भी है ओ डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। बात करते हैं इस केस के अंदर यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। 6 तो फिल कर चुका हूँ, 8 फिल कर चुका हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, हाफ हो। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स आखिर फिल किया गया है वो एंटी बॉन्डिंग का हम लोगों ने निकाला इस केस के अंदर, देखो आप लोग। तो बॉन्डिंग कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 5, 5 हो जाएगा 6 की जगह, कितने यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2, यानी कि हमारे पास 2.5 क्या आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे O2 माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए किसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है, तो एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाली के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले केस के अंदर। आप लोग समझ गए होंगे, तो ये दिख रहेगा डायग्राम। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इस केस के अंदर, हाफ ऑफ, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या एक बढ़ चुका है, यानी पहले 6 थे तो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 3/2, यानी कि 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकल के, इस तरीके से। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ से। बात करते हैं O2 नेगेटिव की। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रीवियस डायग्राम में थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेना उसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी सही भरा है, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, हाफ ऑफ, ठीक है। बॉन्डिंग सेम रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कितने हो चुकी है इस बार, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और हमारे पास 4 यहाँ से, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया यहाँ से, 1 निकल के आया। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों से स्टेबिलिटी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन किसका सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है O2 पॉजिटिव का। तो O2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, O2 से। फिर हमारे पास क्या रहता है, O2 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर हमारे पास O2 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है इसका। बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो हम लोगों ने निकालना देखा ही था, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। तो उससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बॉन्ड, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो और चेक कर लो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूमो और ह्यूमो का थोड़ा सा केस समझते हैं। हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ल्यूमो और होमो की, ठीक है। ल्यूमो का मतलब क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसी ऑर्बिटल जो सबसे नीचे हो और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड ना हो। देखो यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी अनऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो यानी कि हमारे पास सबसे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ऑर्बिटल्स हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ल्यूमो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, पाई 2px एंड 2py हमारे पास क्या हो जाएगा,
इस केस के अंदर ल्यूमो हो जाएगा। मतलब हमारे पास लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हम लोगों ने ऊपर से चेक करना चालू किया तो सबसे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है यहाँ पे इस केस के अंदर, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है। ठीक है, बात करते हैं होमो की, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की मैंने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट हाईएस्ट यही है जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, होमो हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा इस केस के अंदर, कितना आ जाएगा, सिग्मा 2p z। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ल्यूमो और होमो का केस समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी से दो। ठीक है, आप लोगों को फुल फॉर्म पता है तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी लोवेस्ट ऑक्यूपाइड है, सॉरी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल ऑफ द H माइनस He Li प्लस और Be2 प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये एमओटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये एमओटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट लगता है जेड इफेक्टिव का। क्यों लगता है एक चीज समझना, कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, H माइनस के अंदर इसकी ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सिग्मा, सॉरी इसकी 1s ऑर्बिटल में यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दी H माइनस के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, ये हमारे पास एनर्जी है इस तरीके से। ठीक है, इसकी एनर्जी कहीं यहाँ पे आ रही होगी। बात करते हैं He की। He के पास कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है, राइट। यहाँ पे प्रोटॉन कितना था, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन था। जैसे 2 प्रोटॉन होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, He है, राइट। प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है 2। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, लिथियम पॉजिटिव की। ठीक है, लिथियम पॉजिटिव है हमारे पास, प्रोटॉन्स कितने, 3 है, उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। फिर हम बात करते हैं Be+2 की। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे, और प्रोटॉन्स कितने इसके पास, 4 है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग सबसे पहले 1s ऑर्बिटल की एनर्जी चेक करो यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 1s ऑर्बिटल की एनर्जी किस केस के अंदर है, Be2 की सबसे कम देखने को मिल रही है। ठीक है, लिथियम Be+2 की सबसे कम है, और हमारे पास हीलियम की, फिर हमारे पास क्या है, H माइनस की है। ठीक है, तो आप लोग यहां से कंपैरिजन से बता सकते हो कि जेड इफेक्टिव क्या करता है, ऑर्बिटल्स को क्या कर देता है, थोड़ा सा नजदीक लेके आ जाता है। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑफकोर्स। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कम्स, ठीक है, नियर न्यूक्लियस। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉन्डिंग इन द स्पीसीज HEH कैन बी स्टडीड इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ H2। ठीक है, यहाँ पे 2 स्पीसीज गिवन है, एक HEH गिवन है और हमारे पास एक H2 गिवन है। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना है। ठीक है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HEH इज लार्जर देन H2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास HEH है, ठीक है, और ये हमारे पास H है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव लगा हुआ है। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, डॉट डी। क्यू हमारे पास क्या होता है, कॉमन चार्ज होता है जो दोनों के पास रहेगा, और डी क्या होता है, दोनों को एटम्स के बीच में डिस्टेंस रहता है। ठीक है, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात हो गई। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात हो गई। ठीक है,
डायरेक्शन क्या होती है इसकी? आप लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या रहेगा? हमेशा डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको पता रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई दो डाइपोल मोमेंट गिवन है, म्यू वन और म्यू टू, ठीक है, उसके बीच में कुछ थीटा एंगल है, तो हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? दोनों का एडिशन करके निकालेंगे, राइट? तो इसका जो एडिशन करेंगे हम लोग वेक्टोरियल एडिशन करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से निकल के? म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास दो डाइपोल मोमेंट गिवन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं इस पे डेल्टा पॉजिटिव Q1 आया चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव Q1 चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा Q2 चार्ज आया, यहाँ पे डेल्टा Q2 नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा ज्यादा कब होता है। ठीक है, ये चार्ज का डिफरेंस अगर हमारे पास किस में ज्यादा देखने को मिला, Q1 ज्यादा है कि Q2 ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, हमारे पास कम है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास Q1 क्या देखने को मिलने वाला है, ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कंपेयर टू द Q2। ठीक है, आप लोग बात करेंगे पॉजिटिव क्या करेगा ये, इस पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो Q लिखा जाता है वो लिखा जाता है कॉमन चार्ज, जो दोनों स्पीसीज में कॉमन है। मतलब यहाँ पे Q1 देखो, यहाँ पे Q1 देखो, ये जो चार्ज आ रहा है ना, इसी के कारण डाइपोल मोमेंट बनता है, किसी पॉजिटिव के कारण डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर किसी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो एक्स्ट्रा कितना भी, बट इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मान लीजिए m है, ये माइनस m है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए ये कुछ पॉजिटिव एक्स है तो ये डाइपोल मोमेंट में पार्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चीज समझना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक तो ज्यादा है, तो Q1 किससे बड़ा रहेगा, Q2 से बड़ा रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें तीन स्पीसीज गिवन है, HCH He प्लस, ठीक है, HEH+2। तो तीनों स्पीसीज का हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमें स्टेबिलिटी का पूछा है सबसे ज्यादा किसकी है, तो हम लोग स्टेबिलिटी किससे कंपेयर करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी किससे कंपेयर करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, HEH की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे H पॉजिटिव की, फिर हम लोग बात करेंगे HEH, ठीक है, +2 की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल, हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो ऑर्बिटल्स का हमें बनाना पड़ेगा सिंपल इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा*1s। ठीक है, यहाँ पे कितना है, सिग्मा 1s, यहाँ पे कितना जाएगा, सिग्मा*1s, यहाँ पे सिग्मा 1s और यहाँ पे सिग्मा*1s। तीन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, तीन इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, भर दिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, ये भर दिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1। ठीक है, कितना आ गया, हाफ आ गया, यानी 0.5 इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, जो मैंने यहाँ HEH बॉन्ड लिखा है ना, यहाँ पे इसके बीच में लगाया, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हमारे पास रहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ 2 - 0 कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, HEH का आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये क्या करेक्ट है क्या स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट स्टेबल HEH पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है
द स्मॉलेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ एच की रहेगी क्या, हमें चेक करना है। तो हमें क्या पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही कम हमारे पास क्या रहने वाली, बॉन्ड लेंथ रहने वाली है। एंड बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉन्ड की। तो यहां से हमें बॉन्ड लेंथ की बात की गई है, तो यानी हम लोग इसकी बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, इनवर्सली होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला हुआ है तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों केसेस के अंदर यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एच ई एच, ठीक है, सबसे कम है, बराबर है किसके, एच ई एच प्लस टू के। और फिर हमारे पास क्या है, एच ई एच पॉजिटिव से, ये हमारे पास क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए हमारे पास, एच ई एच पॉजिटिव का ज्यादा रहेगा, किससे, सॉरी, एच पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एच ई एच, और फिर हमारे पास बराबर रहेगा किसके, एच ई एच प्लस टू के। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या, बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट किसकी आ रही है, एच ई एच की आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे, एच ई हैज अ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द बॉन्डिंग एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट बॉन्डिंग हो रही है, क्या वहां पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का एच एच पॉजिटिव के अंदर। तो क्या हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तो उसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फुल्ली फील्ड है हमारे पास, सिग्मा वन एस ऑर्बिटल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला भी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। जो हमारे पास साई के आर क्या होता है हमारे पास, हमारे पास ये क्या होता है, एक तरह का वेव फंक्शन होता है, राइट, जो कि हमें क्या बताता है, ऑल इंफॉर्मेशन बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इज डिनोटेड बाय नॉर्मल वेव फंक्शन, बिल्कुल नहीं। देखो नॉर्मल वेव फंक्शन क्या होता है, क्या समझना, जब हमारे पास साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, इन इट्स डोमेन, ठीक है, यहाँ पे मान ली ए से बी है, जो कि इसके डोमेन है, ठीक है, साई फंक्शन की क्या डोमेन है, ए टू बी। इसकी डोमेन में इसकी पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर वो वन है, ठीक है, यूनिटी है, तो यानी कि हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मैं बोलता हूं कि पूरे यूनिवर्स में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, वन है, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, उस केस के अंदर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहीं पर पहले स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि वेव फंक्शन है कि नहीं है। थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, देखें। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एट एनी पॉइंट आर कैन नॉट बी एक्सीड वंस सिंस द इंटीग्रल ऑफ द फाई स्क्वायर आर ओवर द होल यूनिवर्स इज वन, ठीक है। मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कभी वन से ज्यादा नहीं हो सकती पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बाद वाला स्टेटमेंट सही है, बट पहले ही यहाँ पे गलती कर चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी चेक करते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास ये किसका क्वेश्चन है, हमारे पास एमओटी थ्योरी का क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास ग्रेटर होता है हीलियम प्लस आयन से, एक चीज समझना, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आया हुआ है कि हीलियम की ज्यादा है कि हीलियम प्लस आयन की ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक चीज समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन्स कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ भी प्रोटॉन्स कितने 2 है। तो मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या है? कम है। हीलियम प्लस आयन की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? हीलियम की ज्यादा दे रखा है, जो कि गलत है। इसकी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, He प्लस की ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, क्योंकि क्या है हमारे पास ये यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लाइक। ठीक है, हमारे पास यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम प्लस आयन हो गया, ठीक है, लिथियम प्लस 2 आयन हो गया। ये सब क्या हमारे पास यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, राइट। उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। कितना? 13.6। ठीक है, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो वहां से आप लोग निकाल सकते हो कितना जाएगा? 13.6 जाएगा। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन भी क्या है हमारे पास? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, राइट। तो यानी कि हमारे पास क्या 13.6 होती है कि उसकी? नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितनी होती है उसकी? 13.6 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, कितना हो जाएगा हमारे पास? लगभग यह चला जाएगा 54 के लगभग इसकी वैल्यू आती है, आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 52.4 हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन ऑफ अ सिंपल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 प्लस आयन और H2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, इस आर द सेम। ठीक है, क्या ये सेम है क्या? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हम लोग बात करेंगे 2 माइनस 1, राइट। कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो He+2, और यहाँ पे क्या H2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनेंगे यहाँ पे? इसका पहले से तो डायटोमिक है, ठीक है, और होमो न्यूक्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका बना लेते हैं। कितना हो जाएगा? सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। तो पहले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि हमारे पास जब आप दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा दोनों के केस में? कितना आएगा? हाफ आएगा, राइट। तो यानी कि हमारे पास दोनों केस में हाफ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो क्या सेम है? क्या बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिवन है 5b, एंटी बॉन्डिंग हमें गिवन है 5a। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आप लोगों के लिए। और वो मॉलिक्यूल की किस मॉलिक्यूल की? H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल की है। ठीक है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनी है। ठीक है, साई एक्स एंड साई वाई। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एक्स, वेव फंक्शन ऑफ वाई है। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा इस ग्राफ में, आर ई। ठीक है, आर ई को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास इस तरफ की तरफ बढ़ेगा वो, राइट, मतलब इस तरफ की तरफ बढ़ेगा आप लोगों के लिए। तो यानी कि हमारे पास कहीं यहाँ पे मान लेते हैं उसकी कुछ वैल्यू। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज इंक्रीज्ड। क्या एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीज हो रही है क्या? यहाँ पे देखो, क्या एनर्जी इंक्रीज हुई है? बिल्कुल हुई है। ठीक है, एंड दैट ऑफ
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोवर्ड, ठीक है। क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहले से एनर्जी लोअर हुई है क्या? बिल्कुल हुई है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, राइट। और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई इज इंक्रीज बाय दिस फैक्टर, जहाँ पे सी हमें पॉजिटिव दे रखा है। क्या ये सही स्टेटमेंट है क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, पाई ए के स्क्वायर की, हम लोगों ने भी पढ़ा था, साई एक्स माइनस साई वाई स्क्वायर होती है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, साई एक्स स्क्वायर प्लस साई वाई स्क्वायर माइनस का 2 साई एक्स साई वाई, ठीक है, ये होती है। तो क्या यहाँ पे इंक्रीज हो रही है क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? बिल्कुल नहीं, बल्कि डिक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर -2 साई एक्स साई वाई, ठीक है। और यहाँ पे इसने सी पॉजिटिव दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फंक्शन है हमारे पास, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एनी पॉइंट इन अ प्लेन मिडवे बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज 0.5। देखो ये हमारे पास कुछ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिवन है, ठीक है। अच्छा देखो किस एटम के लिए गिवन था हमें यहाँ पे, H2 पॉजिटिव, राइट। तो H2 पॉजिटिव में हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी बनेगी, एक हमारे पास s ऑर्बिटल है 1s, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया दूसरे के 1s के साथ। तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी किस तरीके से, इस तरीके से, एक पॉजिटिव सिंबल होगा, एक यहाँ पे नेगेटिव होगा, राइट। ये हमारे पास जेड एक्सिस मान लेते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो हमें क्या पता है, इसके मिडवे में, इन दोनों के न्यूक्लियस के मिडवे में हमारे पास एक नोडल प्लेन लाई करेगा, ठीक है। और नोडल प्लेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि यहाँ पे पाए जाने की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी कि बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे कितना है, हमारे पास जीरो है पाए जाने की, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल feels more electron nuclear attraction compared to the one present in the bonding molecular orbital। तो He पॉजिटिव, सॉरी H2 पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो इस केस के अंदर हमारे पास ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप लोग देखोगे तो ये न्यूक्लियस के क्या है, ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जबकि ये क्या दूर है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एंटी बॉन्डिंग के बारे में दे रखा है कि वो ज्यादा अट्रैक्शन क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, जबकि ये चीज गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग क्या क्या हो सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। तो तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आए, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का भी पूछ लिया, मॉलिक्यूलर का भी पूछ लिया और केमिकल बॉन्डिंग भी लगा दिया, तीनों का पूछ लिया इसने। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, इज यूज्ड, मतलब यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है, ठीक है। जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो डिफरेंट एटम्स की होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स एटम है, कोई वाई एटम है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास कंपेरेबल एनर्जी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगी, वो हमारे पास क्या होती है, कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन पे देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब तो आप लोग को चीजें याद हो गई कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहती है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, वो भी दो डिफरेंट एटम्स के अंदर, ठीक है, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल का। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की।
हाइब्रिडाइजेशन यूजेस अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में भी लीनियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट उसमें क्या होता है, सेम एटम के अंदर होता है। ठीक है, एटम्स ऑफ फॉर द सेम एटम। ठीक है, सेम एटम की हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। ठीक है, उसमें भी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। और जो हाइब्रिड होती है, जितनी हमारे पास पहले ऑर्बिटल्स थी उतनी हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है हमारे पास कुछ, मान लीजिए ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी वाई है, ये हमारा पी जेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना देगी इस तरीके से, मान लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोग चारों को मिक्स करेंगे, ठीक है, चारों ऑर्बिटल को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या होगी, चार नई ऑर्बिटल्स बनेगी। फर्स्ट हो जाएगी sp3, दूसरी हो जाएगी sp3, तीसरी हो जाएगी sp3, चौथी हो जाएगी sp3। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट इसमें क्या होता है, सेम एटम के होते हैं ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल है ऑफ एटम क्यू, क्यू कोई एटम है, उसका पी एक्स ऑर्बिटल इसने गिवन है, और पी वाई ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम आर। ठीक है, आर का मतलब पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन क्यू एंड आर। ये डिफरेंट एटम है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, डिफरेंट एटम की बात कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार बना के देखते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, पी एक्स हमारे पास कहाँ मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, पी एक्स हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जीरो ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पे हमारे पास किसी तरह की मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या जीरो ओवरलैपिंग हो रही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by the p orbitals of the two different atoms, ठीक है, q and r is 2। क्या हमारे पास p ऑर्बिटल से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिर्फ दो ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं क्या, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक समझना, ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये है, ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल थी दोनों, ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल मान लेते हैं। एक पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम दो ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए बात करते हैं हम लोग अब न्यू टॉपिक की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के इन चारों चैप्टर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को करने के बाद ये इनमें से अगर कोई चैप्टर छूट जाता है, वो हम लोग डे 5 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, डे 5 और डे 4 की बात करते हैं। डे 4 में हम लोग कवर करेंगे हमारे पास ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपीडीएफ ब्लॉक के जितने भी हमारे पास पीवाई क्यू आए हुए हैं। एसिड से रिलेटेड फॉस्फोरिक एसिड पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे के सारे स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं। इनोड सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड से लिखते हैं, राइट। जहां पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं दोनों के। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई नोट सेल होती है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं ई नोट सेल। ठीक है, अगर डेल्टा जी नोट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एन एफ ई नोट सेल यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ डेल्टा जी है तो यहाँ पे सिर्फ ई सेल लिखा जाएगा। ठीक है, ई ईएमएफ की हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि मास या क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, ऑन मास एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एड नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी से, डेल्टा जी में भी क्या आता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला ई नोट का,
राइट। इन ई सेल का फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी को ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मास एंड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, तो इसको हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कभी भी जो सेल्स होते हैं उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते, हम लोग डेल्टा जी के थ्रू ई सेल निकालते हैं उसका, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की। अब हम लोग बात करेंगे ईएमएफ के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, राइट। जहां पे क्यू हमारे पास क्या था, रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्शन कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं पूरी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसी का एक स्पेशल केस देखते हैं। मान लीजिए मैं एक इक्विलिब्रियम बात करूं, तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आता है, जीरो आता है। तो उस केस में क्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है, राइट। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और हम लोगों ने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं हम लोग ये चीज, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमारे पास डिराइव होती है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसी से डिराइव होगी हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। कैसे डिराइव होती है चलिए देखते हैं। हमें क्या पता है, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर होता है, राइट। क्यू कोई भी रिएक्शन कोशिएंट हो सकता है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, थिंग्स को। डेल्टा जी हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता है। और डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है। तो दोनों की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के लिए तो निकाली हम लोगों ने वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन एफ ई सेल, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस का आर टी बाई एल एन क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस का आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आती है, ये इक्वेशन निकल के आती है। इसको क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। अ सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं हमारे पास, सेम मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जिंक की, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दोनों तरफ जिंक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यानी कि हमारे पास अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए हमारे पास गैसियस, यहाँ की गैस की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या हमारा प्लेटिनम है बेसिकली, बट दोनों पे सेम गैस निकल रही है, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या है, दोनों के दोनों मटेरियल क्या है, सेम है। तो यानी कि हमारे पास इस तरह के कंसंट्रेशन सेल क्या कहलाते हैं हमारे पास। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका ई नोट सेल क्या होता है, जीरो होता है। ई नोट सेल का मैं फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ई नोट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। दोनों का मैं एसआरपी लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो उसका ई नोट सेल क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट है दोनों का, तो दोनों की दोनों क्या होगी, एक्स मान लेते हैं दोनों की वैल्यू, तो दोनों की दोनों अगर सेम है वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि हमारे पास ई नोट सेल क्या होता है, कंसेंट्रेशन का ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन आती है इस केस के अंदर, ठीक है, ई नोट सेल तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ई सेल हमारे पास किसके बराबर लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, यहाँ तो जीरो आ जाएगा, माइनस आर टी बाई एन एफ, ठीक है, एल एन क्यू। तो एक स्पेशल केस है इसका। तो चलिए चेक करते हैं क्यू की वैल्यू क्या होगी पहले केस के अंदर यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जिंक वाले केस की, ठीक है, इस वाले इक्वेशन की। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सेल गिवन है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनोडिक कंपार्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग सेपरेट बीकर में रखते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्ट ब्रिज कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट हो जाएगा।
ठीक है, आपको सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पता होनी चाहिए कि ये एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एनोडिक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा ये, ठीक है, जिंक +2 में जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम लोग किसके लिखेंगे, यहाँ पे कैथोडिक के लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, जिंक सॉलिड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें दोनों केसेस के अंदर, तो यहाँ जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, C1 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास, क्या निकल के आएगी, Zn+2 से क्या जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप क्यू लिखना चाहते हो इस रिएक्शन का, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो C1/C2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ई सेल मिल जाएगा। एक चीज समझना, यहाँ पे कोई भी एसिडिक मीडियम हमें नहीं गिवन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी H+ या कुछ भी OH- यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, अगर हमें कुछ और चीज गिवन होती तो हम लोग उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार आपको H+ भी गिवन होगा तो आप लोगों को वो भी कंसिडर करना है इस कंसेंट्रेशन, मतलब इस क्यू के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे जिंक की कंसेंट्रेशन हम लोगों ने क्यों नहीं ली, क्योंकि जिंक हमारे पास सॉलिड में है। ठीक है, सॉलिड की एक्टिव कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर जिंक को भी लेते हैं यहाँ पे, तो तब भी वहां पे क्या आता है, क्यू के अंदर उसकी वैल्यू 1 ही रखी जाती, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है उस चीज को। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इस सेल की। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड वाले के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर ई नोड सेल हमारे पास पॉजिटिव रहता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है। जब हम लोगों ने इसके अंदर क्यू की वैल्यू डाली थी, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी निकल के, यहाँ पे C1/C2 निकल के आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन जब अंदर चला जाएगा तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या निकल के यहाँ से, RT/NF। ठीक है, Ln C2/C1 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जब ई सेल निकल के आ चुका है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर C2 C1 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आएगा, ई नो, जो ई सेल होता है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी हो सकती है जब हमारे पास कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो एनोडिक कंपार्टमेंट से। यानी कि हमारे पास यहाँ पे C2 ज्यादा होना चाहिए किससे, C1 से। ठीक है, तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से सेल बनाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि सबसे पहले H2 था। ठीक है, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, H+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 2H+ में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसका प्रेशर P1 बताया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एनोडिक रिएक्शन हो जाएगी। एक चीज समझना, यहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये सेम चेम्बर में हमारे पास रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमें 1 मोलर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोलर में लिख देता हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर आप लोगों को कभी कुछ और गिवन होगा तो आप लोग वो भी कंसिडर करना रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को काफी, मतलब यहाँ पे काफी सावधान कर रहा हूँ कि ऐसी चीज गलती मत करके आना। ठीक है, आते आते क्वेश्चन आप लोग गलत कर दोगे वरना। ठीक है, अगले के चैम्बर में क्या हो रहा होगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहे होंगे हमारे पास, H2 गैस बना रहे होंगे, राइट। और इसका प्रेशर कितना देखा है, P2 गिवन है। सेम बीकर में होने के कारण इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मोलर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ये चीज कट जा रही है क्योंकि 1 मोलर से 1 मोलर जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते तो वहां पे कंसेंट्रेशन अगर कुछ और गिवन होती तो हम लोग कंसिडर करते। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट कंपार्टमेंट में होने का क्या मतलब है, सेम कंपार्टमेंट में है तो कंसेंट्रेशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, H+ की। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास निकल के, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 से H2 बन रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास P1 है, यहाँ पे हमारे पास P2 है। ठीक है, तो ई सेल हमारे पास क्या आ गया यहाँ से निकल के, -RT।
अपॉन एन एफ एल एन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, P2/P1 आ जाएगा। ठीक है, P2/P1, तो यहां से हमारे पास निकल के कितनी है वैल्यू, RT/NF एलन P1/P2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर 1 प्रेशर 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ई सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि ये एक तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, राइट। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है ये, एक तरह का कंसंट्रेशन सेल है, मतलब इसका ई नोट क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों का पोटेंशियल क्या होगा इस केस के अंदर, सेम रहेगा, राइट। तो यानी कि हमारे पास ई नोट सेल क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हाफ होता है हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ होता है, यानी कि एनोड होता है। ठीक है, ये वाला हाफ क्या होता है हमारे पास, कैथोड होता है। तो एनोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। चलिए उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, Cl- से क्या बन रहा होगा, Cl2 बन रहा होगा ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2Cl और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास का प्रेशर दे रखा Pl। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कैथोड की। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, रिडक्शन हो रहा होता है, राइट। रिडक्शन के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना रहा होगा, यहाँ पे 2Cl- बना रहा होगा। ठीक है, जहां पे इसकी प्रेशर क्या दे रखा है, Pr दे रखा है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। अगर आप लोग ये चीज लिख पा रहे हो ना, तो आप लोग आगे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज सोच रहे हो कि Cl2 से Cl- बन रहा है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो एनोडिक हाफ है। एनोडिक हाफ पे हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये वाली रिएक्शन लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये सब कुछ गिवन है यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों का एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखो कंसेंट्रेशन Cl- की यहाँ पे क्या गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, और सेम कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं इसकी कंसेंट्रेशन x है, तो कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, H+ की देखो यहाँ पे H+ की कंसेंट्रेशन गिवन होनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर H+ की कंसेंट्रेशन गिवन नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तभी वो कैंसिल हो ही जाएगी इस कैंसिल, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, Cl2 Pr से क्या बन रहा है, Cl2। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर Pl हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे Pl/Pr आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट पुट कर देना, ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का RT/NF ln। ठीक है, Pl/Pr। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इस केस के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है हमारे पास, 2 है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। तो -RT/2f ln Pl/Pr। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे हमारे पास फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि इस वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये वाला, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या फिर कितना टूट रहा है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास वेट होता है, कितना मास टूट रहा है, कितना वेट हमारे पास इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता है चार्ज हमारे पास क्या आता है, आईटी भी लिखते हैं हम लोग, क्यू, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आईटी होता है, राइट। कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, जेड क्यू लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जेड क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है E/F। ई हमारे पास क्या इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पे एफ क्या होता है, हमारे पास फेराडे कांस्टेंट होता है। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू होती है हमारे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है,
मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, W इक्वल्स टू जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोलर मास, ठीक है, बाय एन फैक्टर इनटू एफ, ठीक है, फेराडे कांस्टेंट इनटू क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई टी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ही है। यहाँ पे आप लोग मोलर मास बाय एन फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ई बाय एफ आई टी भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पास फेराडे का फर्स्ट लॉ था। बात करते हैं फेराडे के सेकंड लॉ की। तो फेराडे सेकंड लॉ को थोड़ा सा समझते हैं। फेराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों बीकर्स को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहां से सेम मैं क्या कराता हूँ, चार्ज का फ्लो कराता हूँ पूरे इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है, तो मैं इस वाले बीकर की बात करूं, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिफरेंट है और ये इलेक्ट्रोड भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं फेराडे के फर्स्ट लॉ को, तो क्या लिखूंगा, हम लोग क्या लिखेंगे, W1 मान लीजिए इस पे डिपॉजिट हो रहा है कुछ मास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Z1 Q लिखेंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो क्या है, सेम है पहले वाले बीकर के लिए। सेकेंड वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, वही चीज, W2 कुछ मास डिपॉजिट हो रहा होगा, उसका Z2 इक्विवेलेंट रहेगा, उसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है, Q फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है, यानी कि अगर हमारे पास करंट, मतलब सॉरी, हमारे पास चार्ज अगर सेम फ्लो होता है, ठीक है, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, Z1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे बात करें, E1 अपॉन एफ की वैल्यू होगी, राइट। Z2 क्या होगा हमारे पास, E2 अपॉन एफ होगा, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एंड बाय हमारे पास फेराडे कांस्टेंट, राइट। तो ये होगा, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्यू हमारे पास दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा, W1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे Z1 की वैल्यू रखोगे आप तो E1 अपॉन एफ, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, E1 अपॉन F1 इक्वल्स टू, सॉरी, W2 अपॉन E2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, तो यहाँ पे फेराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि जब जब हम लोग चार्ज सेम फ्लो कराते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, तो इसका मतलब हमारे पास जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, ऑफ दैट रेस्पेक्टिव बीकर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ था फेराडे का। चलिए बात करते हैं इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स की जो आप लोगों के आए हुए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज समझना कि हम लोगों ने कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, पहली चीज तो, ठीक है, और उसके लिए जो वोल्टेज दिया हम लोगों ने 100 वोल्ट दिया है। 100 वोल्ट काफी बड़ा वोल्टेज होता है, हम लोग 2-3 वोल्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, डील करना पसंद करते हैं। ठीक है, एक चीज समझना कि जो हमारे पास 2-3 वोल्ट पे हम लोग जनरली डील करते हैं, तो उसमें ही हमारे पास जो वाटर होता है डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 वोल्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो 100 वोल्ट हमारे पास क्या है, इज मच मच ग्रेटर देन, ठीक है, वोल्टेज ऑफ, फॉर द, किसका, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो यानी कि ये विद इन द सेकेंड क्या कर देगा, डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम टाइम में ये डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आप लोग टाइम को 10-10 मिनट ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वोल्टेज इतना ज्यादा दे रहे हो आप लोग कि ये विद इन द सेकेंड्स क्या कर रहा है, अपने आप को डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका काफी ज्यादा यूज किया गया है यहाँ पे, थोड़ा समझते हैं। हमारे पास डब्ल्यू क्या होता है, ZIT होता है, राइट, और हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज पता है, करंट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वोल्टेज हमें कितना पता है, दोनों कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1000 पता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, आई के वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे वाटर की। ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनेगी एंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट।
तो यानी कि हाइड्रोजन गैस बन गई और यहाँ पे हाफ मोल हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस बना दी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ पूरी की पूरी, मतलब कैथोडिक हाफ एनोडिक हाफ क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज समझना। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एन फैक्टर चाहिए। एन फैक्टर के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, एन फैक्टर तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन +1 में, यहाँ पे कितना है, 0 पे जा रहा है। तो +1 से 0 पे गया और यहाँ पे कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, इस रिएक्शन का 2 आ गया डायरेक्ट। एन फैक्टर निकालना है मुझे तो मैं डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा बिना कैथोडिक और एनोडिक हाफ लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, मान लीजिए मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास डिपॉजिट होगा, 2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और जेड के इसकी वैल्यू हमारे पास, मोलर मास कितना है, 2 है, एन फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, बाई एफ, ये हो गया, इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी निकल के, तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f आ जाएगी, किसकी वैल्यू, आई टी की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 2f बाय टी। ठीक है, तो मैंने यहां पे रख दिया, कितना आ जाएगा, 200 f/t। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे टी को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे पास ये और इन चारों में से चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, टी की वैल्यू अगर मैं 1 सेकंड रखता हूँ तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, टी की वैल्यू अगर मैं 2 सेकंड रखता हूँ तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर टी की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी रख देता हूँ तो हमारे पास ये दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं मिनिमम एनर्जी के लिए। बट यहाँ पे एक लॉजिक क्या लगा, यहाँ पे इस चीज का लॉजिक लगा कि टाइम हमें मिनिमम रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज काफी ज्यादा दे दिया है इसने। ठीक है, तो यानी कि हमें टाइम सबसे कम कहाँ पे मिल रहा है, 1 सेकंड पे ही देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी इस केस के लिए, 200 वोल्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 सेकंड ही रख पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोग टाइम हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज दे चुके हैं। ठीक है, वोल्टेज हम लोग दे चुके हैं तो उतने ही सेकंड में टूटेगा जितने में टूट रहा है। तो मिनिमम हमारे पास 200 वोल्ट ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, एनर्जी 200 एफ। ठीक है, आप लोग टाइम नहीं बढ़ा सकते किसी रिएक्शन का अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही नेक्स्ट वालों ने भी यही आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शंस गलत होंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 वोल्ट गिवन है, काफी ज्यादा वोल्टेज है किसी भी वाटर को तोड़ने से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 1.23 वोल्ट में क्या हो जाता है, वाटर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 1 से ये 100 टाइम से तो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन एंड दो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे सेकंड वाली जो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो उसका हमें ई नोट सेल पता है, और हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है टू हाफ सेल्स का। ठीक है, 8pH7। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, OH- के आयन की कंसेंट्रेशन के बराबर होगी 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोलर होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक और चीज हमें पता रहती है यहाँ पे, क्या, कि इनोट सेल हमारे पास जो पहली वाली रिएक्शन है इस वाली का, वो क्या है, हाइड्रोजन का है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो हम लोग 8pH7, हमारे पास क्या कंसेंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻7 मोलर गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ई सेल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, तीनों पे डिपेंड करता है, राइट। इस सेल की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 10⁻⁻7 मोलर गिवन है, तो यहाँ ई नोट सेल ई के बराबर तो नहीं होने वाला। ठीक है, ई सेल हमारे पास किसके बराबर होगा, ई नोट सेल माइनस RT/NF ln/Q। ठीक है, तो दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रेशन कितनी, 10⁻⁻7 मोलर है। ठीक है, और हमें क्या पता है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहे तो ई नोट सेल माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0.0592 अपॉन एन। ठीक है, log बेस 10 क्यू लिख सकते हैं, राइट।
इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं तो इस तरीके से 825 डिग्री सेल्सियस ये भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इस वाली के लिए मैं बात करूँ तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा, सॉरी ई सेल कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो, क्योंकि ई नोट सेल तो क्या जीरो है, माइनस 0.0592 अपॉन, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है हमारे पास, टू है, टू लिख दिया, log बेस 10। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंसेंट इसकी प्रेशर कितना वन है प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, 2H+ है। ठीक है, तो जो टू होता है उसके क्या चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा 10⁻⁻7 के, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 0.41। ठीक है, वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले के लिए। बात करते हैं सेकंड वाले केस के लिए। तो इस वाली रिएक्शन के लिए हमारे पास ई सेल कितना हो जाएगा, यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है हमारे पास, राइट, 1.23 वोल्ट, माइनस आर टी बाई एन एफ की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.092 अपॉन एन कितना है इस केस के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यहाँ पे भी गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, एलन। ठीक है, यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ इंटू 4 कितना हो गया, 24। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, 1.23 वोल्ट, माइनस यहाँ पे जो भी आप लोग सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी सॉल्व करने के बाद, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.352 के लगभग इसकी वैल्यू आ रही है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखो वन, यहाँ पे हम लोग पहले का ऑप्शन को चेक करते तो यहाँ पे कितना आ रहा था, माइनस का 0.41 था। ठीक है, तो इन दोनों केस के अंदर आ रहा था। सेकंड में 1.23 तो नहीं आ सकता क्योंकि 1.23 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो सिर्फ बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 0.8 के लगभग निकल के आएगी। ठीक है, तो 0.8 समथिंग कुछ आएगी, यहाँ पे 9 कुछ आता है। ठीक है, 9 आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 दे रखा है, तो चलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टेंस टॉपिक की। ठीक है, तो कंडक्टेंस से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। आर हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, राइट, और हमारे पास जो रो होता है वो क्या होता है, रजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट, कंडक्टेंस। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वैसे हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/r होती है, जिसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास कुछ ना कुछ होता होगा, तो उसका हम लोग बोलते हैं के, यानी कि हमारे पास कंडक्टिविटी। जैसे हमारे पास यहाँ पे रजिस्टिविटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम भी आप लोग बता सकते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ρ हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास कंडक्टेंस के रिलेटेड, ठीक है, कॉलरोस लॉ, ठीक है, उसके जो ग्राफ है हमारे पास कंडक्टेंस के, ठीक है, टाइट्रेशन के, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे पास डे 5 के अंदर जितने भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा उसका हम लोग कंप्लीट सेशन लेंगे। उसके बाद हमारे पास वन शॉट आएगा किसका, फिजिक्स का भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।